स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 8 से फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो देखो, जो कुछ भी हम लोग दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं, फिजिकल फिनोमेना देखते हैं, तो उसको केयरफुली ऑब्जर्व किया जाता है और जो थ्योरीज हैं उसको प्रैक्टिकली कैलकुलेशन के थ्रू प्रूफ किया जाता है ना। इसीलिए फिजिक्स क्या है, एक एग्जैक्ट साइंस है। बिल्कुल कैसा है? बिल्कुल एग्जैक्ट साइंस है आपका फिजिक्स। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मोस्ट बेसिक जो बुनियादी एस्पेक्ट है ना फिजिक्स पढ़ने का, वो ये है कि हम लोग मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। किन क्वांटिटीज का? फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? इट इज इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश लॉज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के जो भी नियम है, एंड टू वेरीफाई दोज फिजिकल लॉज, उनको वेरीफाई करने के लिए हम लोगों को केयरफुल, बहुत सावधानी से ऑब्जर्वेशन करना होगा, देखना होगा और मेजरमेंट करना होगा। ठीक है, बहुत सारी घटनाएं घटती हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। हर जगह पे देखोगे कैलकुलेशन मस्ट है। इसीलिए फिजिक्स कैसा है? एग्जैक्ट साइंस है। और मेजरमेंट जब भी करना होगा आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, तो हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट चुनते हैं। क्या चुनते हैं हम लोग? एक कांस्टेंट यूनिट चुनते हैं जो कि स्टैंडर्ड होता है, कांस्टेंट यानी कि ना बदलने वाली यूनिट। और उससे जो हमारे पास गिवन क्वांटिटी है, गिवन क्वांटिटी को इस स्टैंडर्ड यूनिट से हम लोग मेजर करते हैं। और ये जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जिसको कांस्टेंट क्वांटिटी भी कहते हैं, वो कंपैरिजन के लिए जो यूज की जा रही है उसको कहा जा रहा है यूनिट। अब समझते हैं इनको कि क्या चीजें हैं ये सब। ठीक है। देखो, जैसे कि आपको हमने बताया, तो अब किसी ने हमें कोई चीज दे दी। जैसे हम दुकान पे गए आलू लेने के लिए, पोटैटो लेने के लिए, तो हमें वो नाप के दे रहा है, तौल के दे रहा है, किसमें? केजी में। एक बटखरा होगा, है ना, 1 केजी का। ठीक है, बाट जिसको बोलते हैं वो होगा। और तराजू के एक पड़ले में वो क्या रखेगा? ये यूनिट रख देगा। ठीक है, 1 या 2 केजी का भी हो सकता है, 3 केजी का भी हो सकता है, इसको रख देगा। और दूसरे साइड क्या रखेगा? वो पोटैटो रखेगा, आलू रखेगा तौलने के लिए। तो ये क्या कर रहा है? गिवन क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ तौल रहा है। उसी की दुकान पे कोई दूसरी चीज होगी, प्याज होगा, टमाटर होगा, कुछ भी होगा, तो वो सारी चीजें किससे तौल रहा है? इससे तौल रहा है। ये यूनिट है। ठीक है, यही स्टैंडर्ड है जो कि बदलने वाला नहीं है। बदल कौन रहा है? ये गिवन क्वांटिटी बदल रही है और इससे इसको ये कंपेयर करके आपको दे रहा है। और यही क्या है? आपका स्टैंडर्ड यूनिट, कांस्टेंट क्वांटिटी। और इसी को क्या कहते हैं? हम यूनिट कहते हैं। मेजरमेंट होता क्या है एक्चुअली में? कंपैरिजन है। किसका? अननोन क्वांटिटी का। अब ये जो आलू था, इसकी क्वांटिटी अननोन थी, उसके पास बोरे का भरा पड़ा हुआ था। मुझे चाहिए था 1 किलो, मुझे पता थोड़ी है कि 1 किलो कितना होता है। तो ये इसने क्या किया? तराजू के एक पड़ले पे रख दिया, है ना, 1 केजी का बटखरा रख दिया, और दूसरी साइड उसने आलू रखा। और जिससे अंदाजा लगा के उसने, अंदाजा नहीं सॉरी, जिससे उसने एग्जैक्ट मेजरमेंट किया और मेजरमेंट करके 1 किलो आलू अपने भंडार से निकाल के मुझे दे दिया। ठीक है, तो कंपैरिजन किया जाता है अननोन क्वांटिटी का विद अ नोन स्टैंडर्ड क्वांटिटी और यूनिट। यही कैसी क्वांटिटी है? ये नोन है, हमें पता है कि हाँ, ये इसका वेट ही 1 केजी होता है। और इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी से बाकी सारी अननोन क्वांटिटी को क्या करेंगे? नापेंगे। अच्छा, तो क्या करेंगे? देखो, एक्सप्रेस करने के लिए, अगर आपको एक्सप्रेस करना है, मेजरमेंट कर लिया, तो आपको क्या करना है? अब कैसे आप उसको दूसरे को सामने दिखाओगे कि क्या कुछ आपने जो है मेजरमेंट किया, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे? तो यहां पे यूनिट जिसमें हम क्वांटिटी को लिए हैं, वो यूनिट हमको लेना पड़ेगा। या तो केजी हो गया, या तो ग्राम हो गया, जैसे सोना चांदी नापने के लिए मिलीग्राम हो गया। तो इस तरह की एक यूनिट ले लेंगे। जैसे डिस्टेंस नापने के लिए हम लोग किलोमीटर भी लेते हैं, लेंथ के लिए मीटर भी लेते हैं, छोटी लेंथ के लिए हम लोग सेंटीमीटर भी यूज करते हैं। तो इस तरीके से क्या ले लिया? एक पर्टिकुलर, पहले तो एक यूनिट चूज करेंगे, और यूनिट चूज करेंगे फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग।
कि जिसमें उसको आसानी से हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके, है ना। अब इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम को अगर चावल है, दाल है, ये सब चीजें हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटीज हैं, इनको अगर तौलना होगा तो मिलीग्राम में तो तौलेंगे नहीं, है ना। और अगर हमको सोना खरीदना है, सोना तौलना है, तो उसको हीरे तौलना है, तो उसको ऐसा तो करेंगे नहीं कि केजी का लेके आएंगे और उस पे बाट पे रख के जो है कि केजी वाले में तौलेंगे। तो इसीलिए क्या लेंगे, हम एक कन्वीनियंट यूनिट लेंगे फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। तो पहला काम हो गया, ये यूनिट आपने चूज कर ली। दूसरा, न्यूमेरिकल वैल्यू विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स a standard quantity or unit is contained in a given physical quantity। और दूसरा क्या होगा, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो हुआ। जैसे आपने कोई चीज खरीदी और कितना था, वो स्टैंडर्ड यूनिट का 5 टाइम्स था, ठीक है। या फिर केसर वगैरह खरीदोगे तो ग्राम में देखो 4 ग्राम, है ना, ग्राम का 4 टाइम्स मिला, स्टैंडर्ड यूनिट का 4 टाइम्स। और यहां पे देखो जैसे कि 0.5 मिलीग्राम का, जैसे कि आपका डायमंड वगैरह हुआ या फिर कोई और दूसरी ऐसी चीज हुई, ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस में, जैसे आप किलोमीटर में डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो आपने देखा कि 10 किलोमीटर का, यानी किलोमीटर कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है ना यूनिट का। फिर ऐसे ही 5 मीटर का डिस्टेंस हो या फिर 3 सेंटीमीटर का कोई छोटा सा लेंथ हो, तो आपको एक्सप्रेस करने के लिए क्या क्या चाहिए, ये दोनों चीजें चाहिए, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, जो अभी आपने ये देखा ना, एक्चुअली में देखो यही जो है मैग्नीट्यूड है, यही क्या है, मैग्नीट्यूड है किसका, फिजिकल क्वांटिटी का। नंबर ऑफ टाइम्स बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज प्रेजेंट इन अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी गिवन क्वांटिटी हो, जैसे हमने लिखा 10 सेकेंड, ठीक है, तो अब ये सेकंड कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स है, तो यही क्या है, हमारा मैग्नीट्यूड है, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स दैट पर्टिकुलर यूनिट इज प्रेजेंट इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी में कितना है, 10 सेकेंड, तो ये हो गया। तो इसीलिए कभी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है, तो पहले आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया और उसके बाद आपने जो यूनिट चूज की थी वो लिख दीजिए। यूनिट किसी के लिए भी हो सकती है, मास के लिए हो सकता है, केजी हो सकता है, ग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, टन हो सकता है, लेंथ के लिए आपका किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, या वायर के डायमीटर के लिए मिलीमीटर हो सकता है, टाइम के लिए आपको पता है डे है, आवर है ना, मिनट है, सेकेंड है। तो इस तरह से आप एक्सप्रेस करेंगे। अब यहां पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं होनी चाहिए किसकी, स्टैंडर्ड यूनिट की। क्या विशेषता होनी चाहिए, क्या खासियत होनी चाहिए स्टैंडर्ड यूनिट की, कि ये एक कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक आसान सी साइज का होना चाहिए, मतलब नाइदर टू बिग नॉर टू स्मॉल, ऐसा कन्वीनियंट साइज का होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम, समय और जगह के साथ ये बदलना नहीं चाहिए, किसी प्रेशर की वजह से या फिर किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से या फिर टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से, इस तरह से उसका जो मेजरमेंट है वो बदल नहीं जाना चाहिए, वो यूनिट बदलनी नहीं चाहिए। इसके अलावा इट शुड बी पॉसिबल टू डिफाइन विदाउट एनी डाउट, और बिना किसी डाउट के आसानी से इसको डिफाइन किया जा सके, मतलब हर कोई इसे समझ सके, ऐसा होना चाहिए। इट शुड नॉट बी पेरिशेबल, खराब होने वाला नहीं होना चाहिए, है ना, कि कैसा हो, डिग्रेड हो जाए, लेंथ जैसे उसमें कोई कमी आ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड इट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड, और इसको आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सके, मैन्युफैक्चर किया जा सके, एक है तो दूसरा भी बनाया जा सके, तभी तो हर किसी के पास अवेलेबल भी होगा। तो ये क्या है, विशेषताएं हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्यों होना चाहिए, ताकि अगर आप यहां पे कोई चीज खरीद रहे हो केजी में, और वही चीज कहीं दूसरी जगह अगर आपको किसी और चीज में मिले, यानी कि लीटर में मिलने लगे, तो कैसी दिक्कत होगी। तो केजी यहां भी हम लोग जानते हैं, दूसरे देश में भी जानते हैं, हर जगह यूनिवर्सली क्या है, किलोग्राम एक्सेप्टेड है। तो इस तरह से यूनिवर्सली वो एक्सेप्टेड भी होना चाहिए।
अब यहाँ पे दो तरह के आपको यहाँ पे यूनिट्स दिखाई देंगे, एक तो फंडामेंटल यूनिट होते हैं जो बेसिक होते हैं, और दूसरा होता है डिराइव्ड, जो कि फंडामेंटल यूनिट से ही डिराइव किए जाते हैं, है ना। जैसे यहां पे पहले देखते हैं हम लोग फंडामेंटल यूनिट। तो ये फंडामेंटल यूनिट कैसे हैं? यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर और विच कैन बी चेंज्ड इन, कैन नॉट बी होना चाहिए, विच कांट, कैन नाइदर बी चेंज, हाँ सही लिखा है, कैन नाइदर बी चेंज्ड इनटू एनी थिंग मोर बेसिक आर फंडामेंटल यूनिट। यानी कि कह रहा है यहां पे, इसके कहने का मतलब है कि ये जो फंडामेंटल यूनिट है, ये फंडामेंटल यूनिट ऐसे यूनिट होते हैं जो और किसी सिंपलर फॉर्म में आप इनको नहीं रख कर सकते, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम के लिए होता है मीटर क्यूब, तो आप इसको कह सकते हो ना, देखो लेंथ हो गया, है ना, वो भी मीटर में, फिर ब्रेड्थ हो गया वो भी मीटर में, और फिर उसके बाद हाइट हो गई वो भी मीटर में। तो आपने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है। लेकिन यहां क्या कह रहा है कि विच कैन नीदर बी चेंज इनटू एनीथिंग मोर बेसिक, अब उसको और फर्दर बेसिक में चेंज नहीं कर सकते हो। अब अगर आपके पास 3 मीटर है तो आप इसको और बेसिक में क्या ही ब्रेक कर पाओगे, और किसी बेसिक में नहीं ब्रेक होगा। अगर टाइम है सेकंड में तो और बेसिक में इसका और क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा, यही है। और ये किसी पे डिपेंड भी नहीं करते हैं, लेंथ भी किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये टाइम भी किसी पे डिपेंड नहीं करता। दीज आर व्हाट, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, किसी दूसरे पे ये निर्भर नहीं है। और इसीलिए मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, यहां देख लेते हैं, लेंथ है, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। ये सब कैसी हैं? बेसिक क्वांटिटीज हैं, फिजिकल, है ना, बेस क्वांटिटीज हैं। ये सब जो यूनिट्स हैं आपके, ये आपके फंडामेंटल यूनिट हैं। ये किसी और पे डिपेंड नहीं करते, और ना ही इनको ज्यादा सिंपलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे वॉल्यूम को तो कर सकते हो, लेकिन इन्हें कर सकते हो नहीं। और देखो ये वॉल्यूम किससे बना है? लेंथ में हमने मीटर लिया, इसके लिए भी इसके लिए भी, तो यानी कि ये क्या है? फंडामेंटल, 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 और फंडामेंटल से ही डिराइव हुआ है कौन? डिराइव हुआ है हमारा डिराइव्ड यूनिट। तो ये फंडामेंटल हो गए, और जो डिराइव हो रहा है फंडामेंटल से उसी को कह देंगे हम डिराइव्ड यूनिट। यानी ये रहा आपका डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट के लिए क्या है? एनी यूनिट, कोई सा भी यूनिट जिसको कॉम्बिनेशन से, दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट के कॉम्बिनेशन से पाया जा रहा है, उसी को हम लोग कह देंगे डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल एक है, किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी और में सिंपलर चेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये एक, सॉरी, मिनिमम दो फंडामेंटल यूनिट या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट को मिला के ये आपको मिलता है। जैसे इसमें दो मिले हुए हैं फंडामेंटल, देखो मीटर इंटू मीटर, इसमें देखो 3 है, इसमें देखो, इसमें भी ये देखो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा मीटर में, टाइम होगा आपका सेकंड में, और वैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन में टी। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड, मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, ये सब क्या है? ये सब सारे के सारे आपके डिराइव्ड यूनिट हैं। और लिए कहां से गए हैं? ये कॉम्बिनेशन से मिले हैं आपको फंडामेंटल यूनिट के। तो आप समझ गए होंगे कि फंडामेंटल यूनिट कौन सा है और डिराइव्ड यूनिट। ये एक साइंटिस्ट है और इनका नाम क्या है? लॉर्ड केल्विन। और इनका कहना क्या था कि आप किसी चीज के बारे में अगर बात कर रहे हैं और आप उसको मेजर कर सकते हैं और उसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, नंबर्स में, तो आप बहुत कुछ जानते हैं। और आप अगर किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं और आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ना एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो आपकी नॉलेज अभी बहुत कम है। ये हो सकता है कि आपने एक शुरुआत की है, लेकिन साइंस जो कि इतना एडवांस है उसमें आपकी नॉलेज बहुत छोटी है, ये इनका कहना है। अब बहुत सारे सिस्टम होते हैं यूनिट्स के, है ना, अलग अलग सिस्टम के साथ नापा जाता है ना, मेजरमेंट की जाती है। सबसे पहला एफपीएस सिस्टम। एफपीएस में ये देखो लेंथ के लिए है, ठीक, पहला वाला लेंथ के लिए, दूसरा मास के लिए, और तीसरा वाला टाइम के लिए। तो लेंथ के लिए एफपीएस मतलब एफ स्टैंड फॉर फुट,
P स्टैंड फॉर पाउंड और S स्टैंड फॉर सेकेंड। ठीक है, यानी लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकेंड। वैसे ही सीजीएस सिस्टम है। सीजीएस में सेंटीमीटर हो गया किसके लिए, लेंथ के लिए, G स्टैंड फॉर ग्राम मास के लिए, S स्टैंड फॉर सेकेंड टाइम के लिए। नेक्स्ट है आपका एमकेएस सिस्टम। एमकेएस में M स्टैंड फॉर मीटर, K स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड S स्टैंड फॉर आपका सेकंड के लिए। तो इस तरीके से ये तीन सिस्टम है और सबसे ज्यादा यही फेमस है। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, एमकेएस सिस्टम होता है ना। अब ये एसआई सिस्टम क्या होता है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर जो यूनिट ऑफ मास, लेंथ और टाइम है वो एमकेएस सिस्टम की तरह रहता है। एमकेएस, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम एंड एस स्टैंड फॉर सेकेंड। हाउएवर किसी तरह ये इनलार्ज सिस्टम है। कौन सा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जो कवर करता है फंडामेंटल यूनिट्स को। आगे अब देखो यहां पे हम बारी बारी से देखेंगे मेजरमेंट। मेजरमेंट में सबसे पहले मेजरमेंट देख रहे हैं हम वॉल्यूम का। वॉल्यूम होता क्या है, तो वॉल्यूम होता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है, और इसके लिए इस तरह का मेजरिंग फ्लास्क भी होता है। यूनिट जो वॉल्यूम का होता है वो कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, मीटर क्यूब में। बताया था आपको, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। एक क्यूबिक मीटर का मतलब होता है कि स्पेस ऑक्युपाइड किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के साथ जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट कितना है, 1 मीटर के इक्वल है। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। स्मॉलर यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और इसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, स्मॉल वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोई छोटी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे यहाँ पे एक क्यूब है और क्यूब देखो कैसा है, 1 मीटर का साइड है, लेंथ का भी, ब्रेड्थ का भी, हाइट का भी। तो कितना आ गया इसका, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, यानी कितना आ गया, 1 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम आ गई। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर आपको लिक्विड का मेजरमेंट करना है वो तो सॉलिड का मेजरमेंट हो गया। अगर आपको, और वो भी रेगुलर सॉलिड का, याद रखना सॉलिड में भी रेगुलर सॉलिड। ठीक है, उसको क्यूबॉइड का फॉर्मूला लिखा था, लेकिन क्यूबॉइड हो क्यूब हो आप सेम ही चीज तो है, उसको ए साइड इंटू साइड कर लेते हो, तीनों इक्वल है तो, और नहीं इक्वल है तो क्यूबॉइड हो जाता है। मेजरमेंट अगर लिक्विड का करना है तो इस तरीके से आपको मेजरिंग फ्लास्क देखने को मिलेंगे। इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको नाम दिया गया है, सिलेंडर है इसीलिए इसका नाम है मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, और वो आपका कैसा है, मेजरिंग फ्लास्क है। और देखो इनमें वैल्यूज दी हुई हैं, क्या दिख रहा है आपको, वैल्यूज दी हुई हैं। और इन्हीं वैल्यूज में जैसे जैसे लिक्विड फिल करते जाओगे तो ये इंडिकेट करता जाएगा, आप देख सकते हो अपनी आंखों से कि कहां तक आपने लिक्विड फिल किया और वो क्या हो जाएगा, उस लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा। ऐसे ही मेजरिंग फ्लास्क में भी डिप्थ के हिसाब से दिया रहता है। मास क्या रहता है, वॉल्यूम तो आपने देख लिया। वॉल्यूम देखा हमने कैसे नापते हैं कि कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। उसी तरीके से मास क्या होता है, तो मास अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड मास। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे हमारा यहां पे मास है कुछ, तो अगर हम मून पे जाएंगे तो हमारा मास कम हो जाएगा। तो मास जो है ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है, ये कभी नहीं बदलता है। मास क्या नहीं करता है, तो मास कभी नहीं बदलता है, ये याद रखने की चीज है। चाहे हम कहीं चले जाएं, यहां हो, चांद पे हो, चाहे मंगल ग्रह पे हो, बदलता क्या है एक्चुअली में, बदलता है आपका वेट। और वेट क्यों बदलता है, क्योंकि वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ग्रेविटी के। और ग्रेविटी हर जगह पे अलग है।
इवन आपके अर्थ के ऊपर भी पोल पे अलग है और इक्वेटर पे अलग है, तो इसीलिए वेट डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, तो इसीलिए वेट डिफर करेगा लेकिन मास आपका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यूनिट जो मास का होता है ये या तो ग्राम लेते हैं या तो किलोग्राम लेते हैं। अब जब आपके पास दो चीजें, और देखो यहाँ पे मेजरमेंट अगर आपको लेना है मास का, तो मास के लिए आपको पता है कि बस क्या करना है, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ उसको तराजू पे तौल लेना है, या फिर आपके पास वो स्प्रिंग बैलेंस भी आता है ना। स्प्रिंग बैलेंस तो आपका वेट नापेगा, है ना। और इसके साथ साथ मास, वो मास भी बताता है, कैलकुलेशन रहती है उसमें बताएगा, वो मास बताता है। और कई जगह पे आपने देखा होगा कि वो रखे रहते हैं, जैसे सिलेंडर वगैरह अगर आपको तौलना रहता है केजी में, तो उसके लिए भी वो स्प्रिंग बैलेंस का यूज करते हैं। छोटा सा होता है, बस हुक लगाया और ऐसे उठा के बता दिया। या फिर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मास पता कर सकते हैं। मेजरमेंट डेंसिटी का कैसे करेंगे, तो जब कभी भी डेंसिटी का मेजरमेंट करना होता है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो मास पता होना चाहिए और एक आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए। इन्हीं दोनों का जो डिवीजन होगा ये आपको क्या देगा, डेंसिटी देगा। ठीक है, तो मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। ऐसे ही आएगा ना, मास पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम, इस तरह से लिखेंगे, इज कॉल्ड डेंसिटी। पहले क्या करना होगा, मास मेजर करना होगा। क्या करना होगा, मास मेजर करना होगा, और फिर उसको डिवाइड करना होगा किससे, क्वांटिटी ऑफ, क्वांटिटी से, ये विद द क्वांटिटी और वॉल्यूम से ऑफ द सब्सटेंस। तो मास पहले पता कर लिया, तौल लिया कहीं पे, मास पता कर लिया, वॉल्यूम पता कर लिया, लिक्विड है तो यूरेका कैन के साथ, है ना, और या फिर सॉलिड है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट के साथ, और इरेगुलर सॉलिड है तो देखो यहाँ पे यूरेका कैन की मदद से करेंगे, अभी उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मास पता कर लेंगे तौल के और वॉल्यूम निकाल लेंगे, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, डेंसिटी पता चलेगी। यूरेका कैन को डिस्कवर करने वाला कौन है, आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने इसको डिस्कवर किया था। ये एक कंटेनर होता है जिसके अंदर जो है लार्ज इनफ होता है कि ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर आप रख सकते हो, स्पाउट यानी कि उसमें एक छेद रहता है, होल रहता है, जहां से एक्सेस वाटर बाहर निकल सकता है टॉप की तरफ। डायग्राम देख के समझने की कोशिश करते हैं, ये रहा, ये यूरेका कैन है और इसका साइज इतना बड़ा है कि ऑब्जेक्ट को होल्ड करके रखा जा सकता है। अब इसमें आपको यहां पे इस एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट करना है किसी भी एक पर्टिकुलर इरेगुलर ऑब्जेक्ट का, यहां रेगुलर नहीं, इसको समझो इरेगुलर है, कोई भी ऐसा इरेगुलर सा ऑब्जेक्ट है और इसका आपको क्या पता करना है, डेंसिटी पता करना है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, और अगर इसका वॉल्यूम पता करना है तो वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, पहले वॉल्यूम ही तो पता चलेगा, उसके बाद ही तो डेंसिटी निकालेंगे। तो यहां एग्जैक्टली हमें क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम पता चल रहा है, वो भी इसका, और इसका वॉल्यूम लिक्विड के थ्रू। कैसे, इरेगुलर है तो इसको नापना मुश्किल है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट नहीं मिलेगी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यूरेका कैन के अंदर वाटर फिल कर देंगे, और वाटर फिल करने के बाद हम इंतजार करेंगे कि अगर कोई एक्सेस वाटर है तो वो इस स्पाउट के थ्रू बाहर निकल जाए। मेजरिंग सिलेंडर अभी नहीं रहेगा, अभी पानी भरा, स्पाउट से बाहर एक्सेस वाटर निकलने देंगे, और जब कोई एक्सेस वाटर नहीं निकल रहा है, हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो इस मेजरिंग सिलेंडर को लाकर यहां पे रख देंगे। और जैसे ही इस मेजरिंग सिलेंडर को यहां पे लाके रख देंगे, उसके बाद हमें ऊपर से, है ना, थ्रेड की मदद से, हुक की मदद से मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर सबमर्ज करना है। जैसे ही ऑब्जेक्ट सबमर्ज होगा तो वाटर लेवल राइज करेगा, और वाटर लेवल धीरे धीरे राइज करता हुआ स्पाउट से बाहर निकलेगा, और स्पाउट से बाहर निकल के क्या करेगा, यहां मेजरिंग सिलेंडर के अंदर जमा होगा, और पता है आपको कि यहां पे ये लेवल इंडिकेट कर देगा। मेजरिंग सिलेंडर हमने देखा हुआ है, और ये जो मेजरिंग सिलेंडर जितना वाटर की क्वांटिटी बताएगा, एग्जैक्टली सेम वॉल्यूम होगी किसकी, इस ऑब्जेक्ट की, और उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपको वॉल्यूम मिला, तो आपको अब डेंसिटी निकालना है किसी चीज की, तो मास तो आपने तौल के निकाल लिया, अपॉन में वॉल्यूम यूरेका कैन से निकाल लिया, तो मास अपॉन वॉल्यूम आपको क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगी।
इस तरीके से डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इस चैप्टर में इतना ही है। और साथ ही साथ ये भी बात है कि जो सॉलिड की डेंसिटी होती है वो ज्यादा डेंसिटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कम वॉल्यूम में यानी कम स्पेस में बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं। वहीं लिक्विड में स्पेस में थोड़े ज्यादा पार्टिकल होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, तो इसीलिए लिक्विड कम डेंस होता है। और सबसे कम डेंस कौन होता है? गैस। गैस की डेंसिटी बिल्कुल लो होती है। क्यों? क्योंकि यहां पे लार्ज वॉल्यूम में बहुत कम पार्टिकल्स होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।